हाँ तो स्टूडेंट तुम्हारे लोग क्लासें एकदम टाइम टू टाइम चल रहे हैं। अब हिस्ट्री की क्लास आज रहेगी। मौर्य साम्राज्य हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज गुप्त वंश, जो कि हम नया वंश स्टार्ट करेंगे। इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वंश है गुप्त वंश। भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त वंश को। गुप्त साम्राज्य जितने समय तक रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। आज का राजा रहेगा श्रीगुप्त, जिसने गुप्त वंश की स्थापना की। और एक्चुअली में जो वास्तविक संस्थापक अगर हम माने तो चंद्रगुप्त प्रथम था। और एक चीज़ याद रखें, यहाँ पर आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि चंद्रगुप्त मौर्य वो अलग राजा है। यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम आएगा, वो गुप्त वंश का राजा। फिर आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, वो विक्रमादित्य, वो भी इसी वंश का राजा है। तो आज पूरी जानकारी विधिवत लेकर चलेंगे गुप्त वंश की। तो बहुत अच्छे से क्लास देखें, लास्ट तक देखें और पूरी जानकारी आज आपको मिलने वाली है गुप्त साम्राज्य के प्रथम शासक श्रीगुप्त की। देखो हम वो नहीं कि आए कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने कराई और बता दिया चले गए और आगे वाले राजा पढ़ाने लगे। नहीं, एक एक राजा की जानकारी मिलेगी और पूरी जानकारी मिलेगी। तो देखते भाई गुप्त वंश। गुप्त वंश, देखो गुप्त वंश का जो अब हम पूरी जानकारी देना चाहते हैं। गुप्त वंश का जो राजा था यानी संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, यानी कि इसने स्थापना की श्रीगुप्त, और यही पहला राजा था गुप्त वंश का। इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, जानकारी कहाँ से मिलती है इसकी, वो भी बताएंगे। ये 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक, ठीक है। अच्छा, गुप्त वंश की इसने स्थापना कब की? देखो स्थापना 275 ईस्वी में की, ठीक है। स्थापना 275 ईस्वी में की। अब एक चीज समझना, जो गुप्त वंश का जो राजा था, अब देखो गुप्त वंश का जो ये लोग जो गुप्त वंश थे वो किस धर्म को मानते थे? तो गुप्त वंश के शासक वैष्णव धर्म। एक चीज याद रखें, गुप्त वंश जो है वो किसको मानता था? वैष्णव धर्म को। वैष्णव धर्म, गुप्त वंश के शासक वैष्णव धर्म को मानते थे, या फिर ये कह दें कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। देखो एक चीज याद रखो, वैष्णव धर्म कौन है? वैष्णव धर्म के संस्थापक लिख लेते हैं इधर भाई। वैष्णव धर्म जो है, एक चीज ध्यान से समझ लें, वैष्णव धर्म के जो संस्थापक हैं वो श्री कृष्ण मथुरा नरेश, ठीक है। श्री कृष्ण, योगी राज, मथुरा नरेश, बहुत सारे नाम हैं, द्वारकाधीश, श्री कृष्ण, ठीक है। वैष्णव धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म मथुरा में हुआ था भाई। तो वैष्णव धर्म के ये संस्थापक हैं श्री कृष्ण। इसी धर्म को मानते थे गुप्त वंश के शासक, ठीक है। ये एक पॉइंट है, नोट करा दिया हमने, देखो तुम लोगों को, ठीक है। अब गुप्त वंश का जो राज चिन्ह था, गुप्त वंश का राज चिन्ह, देखो राज चिन्ह हर वंश का रहा है, हर वंश का राज चिन्ह रहा है। तो गुप्त वंश का राज चिन्ह क्या था वो भी देख लें। गुप्त वंश का राज चिन्ह था गरुड़। क्या था? गरुड़। गरुड़ राज चिन्ह था भाई। गुप्त वंश का राज चिन्ह क्या था? गरुड़। और ऐसे ही मौर्य वंश का राज चिन्ह, वो भी यही नोट कर लो भाई। मौर्य वंश, अगर ना नोट किया हो उसमें, मौर्य वंश का राज चिन्ह, ठीक है, ये था मोर। अब हम आगे लेकर चलते हैं, कहां से साक्ष्य प्राप्त हुए गुप्त वंश के। तो गुप्त वंश के जो साक्ष्य हैं, देखो गुप्त वंश बताते हैं कि तीसरी शताब्दी के अंत में तीसरी शताब्दी के अंत में इस वंश की स्थापना हुई। इस वंश का मतलब क्या? गुप्त वंश की। इस वंश की स्थापना हुई, ठीक है। तो इस वंश की स्थापना कब हुई? तीसरी शताब्दी के अंत में इस वंश की स्थापना हुई। इतना नोट करें तुम लोग भाई, सब लोग नोट करो इतना। इसके बाद हम आगे चलते हैं।
और हुई कहाँ? प्रयाग के निकट। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुई भाई? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। कौशाम्बी में, प्रयाग के निकट कहाँ हुई? कौशाम्बी में हुई। देखो गुप्त वंश के बारे में इतनी जानकारी जो तुम्हें हमने श्रीगुप्त के बारे में दी। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी आगे चलेंगे और उसके बाद हम तुम लोगों को इसकी जानकारी और देते हुए चलेंगे। देखो भाई इतना नोट कर लिया हो तो फिर हम अब आगे चलते हैं। ठीक है, देखो एक चीज समझते हैं। जो गुप्त वंश है इसमें एक चीज है, इसकी जानकारी प्रभावती गुप्त, एक मतलब रानी थी प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र से मिलती है। यानी जो श्रीगुप्त हैं, श्रीगुप्त की जानकारी, श्रीगुप्त के बारे में जानकारी किससे मिलती है? देखो अब लिखो भाई, श्रीगुप्त पॉइंट इंपॉर्टेंट है के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, उसके हम स्रोत लिखा रहे हैं भाई। ये वंश की श्रीगुप्त के बारे में जानकारी प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त, श्रीगुप्त के बारे में जानकारी प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। अब एक चीज हम समझ लेते हैं, यहाँ पर प्रभावती गुप्त का नाम आया है। किसका नाम आया है? प्रभावती गुप्त। तो ये प्रभावती गुप्त कौन थी? देखो भाई, जो प्रभावती गुप्त थी, प्रभावती गुप्त ये चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिन्हें कहते हैं भाई, विक्रमादित्य। आप लोगों ने विक्रम और बैताल की कहानी बहुत अच्छे से सुनी होगी और उनके बारे में जानकारी भी हम देंगे। उनके दरबार में जो रत्न रहते थे, 9 रत्न, उनमें से बैताल भट्ट भी शामिल था, जो हमेशा अदृश्य रहा करता था। बताते हैं वो उसके लिए चेयर रहती थी और उस चेयर में वही बैठता था, लेकिन वो चेयर खाली दिखती थी। वो केवल विक्रमादित्य से बात करता था अगर कोई जानकारी देनी होती थी। तो मतलब कि बहुत ही एक मतलब स्पेशल जानकारी मिलेगी जिस दिन चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ाएंगे। तो राजा क्रम से चलेंगे। इनके बाद घटोत्कच आएगा, घटोत्कच के बाद में आपका राजा आएगा चंद्रगुप्त प्रथम, जो वास्तविक संस्थापक है गुप्त साम्राज्य का। इसके बाद आएगा समुद्रगुप्त। फिर समुद्रगुप्त के 2 लड़के होंगे, एक रामगुप्त और एक होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। फिर इन दोनों भाइयों में एक राजा जो है रामगुप्त, वो थोड़ा अय्याश टाइप होगा, उसको बाद में वो मर जाएगा, राजा मार दिया जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, और इसके बाद राजा बनेगा विक्रमादित्य, जो प्रतापी राजा होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं। प्रभावती गुप्त ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी। देखो यहाँ पॉइंट आया तो नोट कर लो कि पुत्री थी। इनका विवाह किनका? प्रभावती। किसका भाई? प्रभावती। इनका विवाह वाकटक नरेश, वाकटक नरेश रुद्रसेन के साथ हुआ था। देखो इसने, जो प्रभावती गुप्त है, इसने श्रीगुप्त के बारे में जानकारी जुटाई, क्योंकि ये अब देखो वो किस पीढ़ी में आ रही है? 4थी पीढ़ी में आ रही है। पहले नंबर पे थे श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद में उनका लड़का चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, फिर उनकी लड़की है प्रभावती गुप्त। इसने अपने मतलब की जानकारी जुटाई ऊपर वाले वंश की, और जो संस्थापक था तो उसी ने लिखा है। तो वो देखो किस, इसके साथ विवाह हुआ वाकटक नरेश रुद्रसेन। इनका विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन से 380 ईस्वी में हुआ। कब हुआ भाई? 380 ईस्वी में हुआ। अब देखो रुद्रसेन, जो रुद्रसेन था, रुद्रसेन शैव मतलब कि शिव भक्त था, शैव धर्म को मानता था। ये लिख लो सीधे सीधे, यानी शिव भक्त था, शैव धर्म
को मानता था। किसको मानता था? शैव धर्म को। कौन? रुद्रसेन शैव धर्म को मानता था। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां आज मिलने वाली हैं, पूरा वीडियो देखो भाई, एकदम को मानता था। कौन? ये तुम्हारा राजा जो था रुद्रसेन, वाकटक नरेश रुद्रसेन, ये मानता था शैव धर्म को। और प्रभावती वैष्णव धर्म को मानती थी। ये किसको मानती थी? क्योंकि इसके जो वंशज थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। ये साफ साफ लिखा है, गुप्त वंश जो था उसके शासक वैष्णव धर्म को मानते थे। एक पॉइंट लिख लो, हम यहाँ लिखाई दे रहे हैं, गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश के समय को भारत का स्वर्ण युग, मतलब कि बहुत ज़्यादा अभिलेख बने और बहुत ज़्यादा विद्यालय और ये सारी चीज़ें खुलती हैं, अभिलेख बनते हैं, नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं, राजा नए नए शोध करवाते हैं और ज़्यादा जानकारियाँ होती हैं, तो वो स्वर्ण युग कहलाता है। नए नए कवि, नई जानकारियाँ, ये सब है को मानता था। और प्रभावती जो थी वो वैष्णव धर्म को मानती थी। वैष्णव धर्म को मानती थी। देखो दोनों अलग अलग धर्म को मानते हैं, लेकिन बाद में मानती थी। लेकिन बाद में जो रुद्रसेन है, नोट कर लें पॉइंट, लेकिन बाद में रुद्रसेन भी वैष्णव हो गया। यानी वैष्णव हो गया कौन? रुद्रसेन वैष्णव हो गया। एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानकारी दी, इतना नोट करो, फिर हम आगे लेकर चलते हैं तुम लोगों को। भाई बहुत अच्छे से तैयारी करते रहो तुम लोग, इतनी पूरी तैयारी करो अपनी भाई। ठीक है, इतनी जानकारी नोट करो, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो भाई क्या है कि इतनी जानकारी एकदम कंफर्म नोट कर लो, बहुत अच्छी जानकारी दी है। देखो एक जानकारी और हमें देनी थी कि जो एक इतिहासकार हैं केपी जायसवाल, नोट करो भाई, इतिहासकार केपी जायसवाल। ठीक है, केपी जायसवाल, कुछ भी स्पेलिंग लिख लें भाई। अगर जायसवाल की स्पेलिंग तो ऐसे लिख लें, वैसे हिंदी में तो ऐसे लिखा जाता है जायसवाल। अब इसी की इंग्लिश बना लें भाई। ठीक है, केपी जायसवाल याद रखें। ये एक इतिहासकार थे केपी जायसवाल। जो केपी जायसवाल थे, इन्होंने बताया कि जो ये श्रीगुप्त था, ये श्रीगुप्त जो था ये भारसेवों, यानी उस टाइम भारसेवों का शासन था, भारसेवों के अधीन एक छोटे से प्रांत प्रयाग का शासक था। तो ये नोट करो भाई, इतिहासकार केपी जायसवाल के अनुसार इतिहासकार केपी जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त भारसेवों के अधीन एक छोटे प्रांत प्रयाग का शासक था। देखो ये प्रयाग का एक शासक था, ठीक है। अब हम एक जानकारी और देना चाहते हैं। एक यात्री था, चीनी यात्री इत्सिंग, एक चीनी यात्री था इत्सिंग। तो देखो भाई ये पॉइंट्स है, नोट कर लो। और पॉइंट एक ये और हम लिखाने जा रहे हैं, ये भी नोट कर लो, ये भी एक पॉइंट है। और ये पॉइंट देखो, चीनी यात्री
इत्सिंग, चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार, देखो चीनी यात्री जो इत्सिंग है इसके अनुसार श्रीगुप्त ने गया में एक, कहाँ, गया बिहार, गया में एक क्या बनवाया, बौद्ध मंदिर बनवाया। इतना नोट करो भाई, ये पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, इतना नोट करो पॉइंट भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये नोट कर लो, इसके बारे में जानकारी हम दे रहे भाई। इसकी एक बुक थी, किसकी, इत्सिंग की, इसकी एक बुक है भाई, भारत तथा मलयद्वीप पुंज, जो ये पुस्तक थी इसमें इसने लिखा है किसके बारे में, इसने श्रीगुप्त के बारे में जानकारी लिखी है। अब ये जो शासक था ये कब आया, इत्सिंग जो था, यहाँ नोट करें, ये बॉक्स में हम नोट कर रहे हैं, इत्सिंग हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, ठीक है। और कब आया, वेनसांग के बाद, वेनसांग के बाद आया था। जो वेनसांग था ये भी एक चीनी यात्री था, वो भी हर्षवर्धन के शासन काल में ही भारत आया था, वेनसांग के बाद आया था। ये पॉइंट है, नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहे हैं। देखो ये देखो, ये एक पॉइंट है, चिलिकितो, यानी कि इसने अपनी बुक में श्रीगुप्त को, देखो श्रीगुप्त को क्या कहा है, श्रीगुप्त को क्या कहा है, चिलिकितो, यानी कि वो देखो चाइनीज है तो चाइनीज ही लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, तो उसने चिलिकितो श्रीगुप्त को कहा है। और किस पुस्तक में इसके बारे में जानकारी मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है भारत तथा मलयद्वीप पुंज। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, विशेष कर ये जानकारियां नोट कर लो तुम लोग, एकदम इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट करते रहो, फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं। श्रीगुप्त के बारे में इतनी जानकारी मिल रही है, तुम लोग शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़वाओ भाई, सब जानकारियां मिलेंगी हर राजा की तुम लोगों को। देखो प्रभावती ने बताया था, प्रभावती जो गुप्त थी उसने बताया था, इन्हें आदिराज भी कहते हैं, इन्हें आदिराज भी कहते थे। विशेष पॉइंट लेकर आए थे हम, श्रीगुप्त के बारे में इतनी जानकारी विशेष तरीके से तुम लोगों को हम देने आए थे, ठीक है। नोट करते रहो पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम लोगों को मिल रहे हैं, नोट कर लो भाई, बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ नोट करो भाई, जो वेनसांग था इसके बारे में थोड़ी जानकारी हो जाए। वेनसांग ने लगभग कितने 72 देशों की यात्रा की, मतलब बढ़िया यात्री था ये, यात्रा की। इसकी एक पुस्तक है, यानी इसकी एक बुक है, उसका नाम है CU की, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले। वेनसांग ने लगभग 72 देशों की यात्रा की और भारत में ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। भारत में
हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। गुप्त वंश की विशेष जानकारी तुम लोगों को मिल गई पूरी, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग वीडियो देखते रहो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। अब इसके बाद जो राजा आएगा वो आएगा घटोत्कच। घटोत्कच जो राजा आएगा, इसके बाद उसी के बारे में जो जानकारी होगी विशेष रूप से दी जाएगी। इस प्रकार से तुम्हारे गुप्त साम्राज्य को खत्म करेगी। हम इंपॉर्टेंट वंश पढ़ा रहे हैं। देखो, हर्षवर्धन को जब हमें पढ़ाना होगा हम अलग से पढ़ा देंगे, कुषाण वंश पढ़ाना होगा अलग से पढ़ा देंगे। जो राजा होंगे वो स्पेशली राजा अलग से पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। जिनका ज़्यादा साम्राज्य चला, तो भारत में हर्षवर्धन का नाम बहुत था, उसको पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था, ठीक है, हर्षवर्धन को, जब दक्षिण की तरफ वो गया था नर्मदा नदी के तट पे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं ना, तो हम सभी राजा कवर करवाएंगे। अच्छे तरीके से तुम लोग देखते रहो वीडियो और अच्छे तैयारी करते रहो। तो और घर पे तुम्हारे लोग पढ़ाई अच्छे से चली रही है। जय हिंद।